दोस्तों, इस कहानी का 2 भाग ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप वो दोनों भागों को जरूर देखिए ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। चलिए, यह भाग 3 है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। रेखा जी मंदिरा का सच मालूम करने का ठान लेती है। वह घर से बाहर निकल जानवी को कॉल लगाती है। जानवी रेखा जी से मिलने आती है। आंटी, आपने मुझे मिलने मंदिर क्यों बुलाया है? रेखा जी उसे नकली गुस्सा दिखाते हुए पूछती है, यह हम क्या सुन रहे बेटा? तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम मुंबई वापस जा रही हो। जान सकती हूँ ऐसा क्यों? जानवी बोली, आंटी, मुझे लगा था कि आप सभी को सच मालूम हो गया होगा। मैं राघव के एक्सीडेंट से पहले उससे मिलने गई थी। मैंने उसके साथ वहाँ मंदिरा को देखा। वह दोनों साथ में ही थे। रेखा जी ने पूछा, यह क्या कह रही हो बेटा? राघव ऐसे कैसे कर सकता है? हम सबको मालूम है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। प्यार करता था आंटी, लेकिन अब उसकी लाइफ में मंदिरा है। मेरी कोई जगह नहीं है। यह सब छोड़िए। क्या बात है? आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बेटा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरा यकीन करोगी भी या नहीं। जब से मंदिरा हमारे घर में आई है, सब कुछ उलट पुलट सा गया है। उसकी खूबसूरती के पीछे मुझे कुछ और ही दिखाई देता है। राघव जो अपने पापा से आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, वह उस लड़की के लिए बागी बन गया था। और विंध्या, उसके साथ जो हुआ वह देख मैं घबरा गई हूँ। उसका शरीर दिन प्रतिदिन काला पड़ते जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके शरीर का खून निकाल लिया हो। आंटी, वह तो बिल्कुल अच्छी भली थी। अचानक से क्या हो गया उसे? आपने डॉक्टर से जांच नहीं करवाया? तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैं ऐसे ही उसे छोड़ देती? यह सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में बहुत खून की कमी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। इस तरह से खून का स्तर कम होना खतरनाक हो सकता है। इस उम्र में शरीर में खून की कमी कैसे हो सकती है बेटा? तुम तो जानती हो कि हमारे घर में हमारे नौकरों का कितना ख्याल रखा जाता है। इतना कुछ हो जाने के बाद घर के सभी लोग परेशान हो गए, लेकिन वो मंदिरा, उसके चेहरे पर बिंदिया को लेकर थोड़ी भी चिंता नहीं थी। वह बिल्कुल शांत थी। मुझे बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा। राघव की जिंदगी में ऐसे उस लड़की का आना शुभ शगुन नहीं है। इसी सच का पता करने के लिए मैंने अपने गुरुजी से मिलने का सोचा कि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो तुम भी सब कुछ जान पाओगी। दोनों गुरुजी से मिलने चले जाते हैं। रेखा जी को अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास था। रेखा जी उन्हें सब कुछ विस्तार से बताती है। गुरुजी, आपने राघव की कुंडली देख कहा था कि जानवी उसके लिए बनी है, तो फिर वह लड़की मेरे बेटे की लाइफ में क्या कर रही है? गुरुजी जानवी के हाथ को अपने हाथ में लेकर आंखें बंद करके अपने दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। कुछ पल बाद वो अपनी आंखें हैरानी से खोलते हुए दोनों को देखते हैं। रेखा जी पूछती है, क्या हुआ गुरुजी? आप इतने परेशान और हैरान क्यों हैं? तुम्हारे घर में बहुत बुरी शक्ति ने शरण लिया है, जिसे आमंत्रित किया गया है। यह सुन दोनों हैरान हो जाते हैं। जानवी ने पूछा, यह आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ होता है क्या? गुरुजी ने कहा, जो दिखाई ना दे वो भी हो सकता है बेटा। तो फिर वो कौन है गुरुजी? रेखा जी ने पूछा। गुरुजी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह जो भी है साधारण नहीं है। वह तुम्हारे बेटे को किसी खास मकसद के लिए चुना है। वह बहुत शक्तिशाली बुरी शक्ति है। जानवी ने पूछा, तो फिर हम क्या करें गुरुजी? कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक ही ऐसा स्थान है जहाँ ऐसी कई बुरी शक्तियों के बारे में जाना जा सकता है। असम में कामाख्या मंदिर के पास एक बहुत ही भयानक जंगल है जहाँ काली शक्तियों का वास होता है। वहाँ तुम्हें रुद्रानी माँ मिलेगी जो इन शक्तियों को अपने वश में करके रखती है। वहीं से तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा। लेकिन याद रहे, जिसका मन भय से भरा हो वह वापस लौटकर नहीं आता है, वहीं का बनकर रह जाता है। जानवी ने कहा, मैं जाऊंगी, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अपने राघव को उस मंदिरा से बचाने के लिए मुझे यदि किसी भी बुरी शक्ति से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे बेटे की शादी इस बुरी शक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, वरना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रेखा जी ने कहा, बेटा, हमें सभी को सच बताना होगा। नहीं आंटी, यदि हमने यह किया तो वो सभी को नुकसान पहुंचा सकती है और राघव उसके वश में है।
ऐसे में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। मंदिरा को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उसका सच जानते हैं। आपको बस यह कोशिश करना है कि वो राघव के करीब ना जा सके। मुझे असम के लिए निकलना होगा। बेटा, राघव बहुत लकी है कि उसने तुम्हें पाया है। अपने सच्चे प्यार पर भरोसा रखना, माता रानी तुम्हारी रक्षा करेगी। रेखा जी अब हर वक्त राघव के साथ रहने की कोशिश करती। इधर जानवी असम के उस जंगल में पहुंच जाती है जहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह बहुत ही अजीब सा जगह है, कदम कदम पर खतरे हैं, लेकिन मुझे रुद्रानी माँ को ढूंढना होगा। वह जंगल के अंदर चली जा रही थी, तभी उसे एक साथ कई रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज उसके कानों को पीड़ा पहुंचा रही थी। उसने अपनी हथेलियों से अपने दोनों कानों को बंद करने की कोशिश करती रही। वह आवाज उसे चारों तरफ से घेर लेती है। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारी तरह बन जाओगी। जानवी पूछती है, कौन हो? सामने आओ। जानवी ने देखा कि उसके चारों तरफ कुछ लड़कियों की झुंड है जो बहुत भयानक दिख रही थी। वह बोली, चली जाओ, नहीं तो तुम भी हमारी तरह बन जाओगी। जानवी ने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। मुझे रुद्रानी माँ से मिलना है। हमें देखकर तुझे डर नहीं लग रहा है? हम सबको भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। जानवी बोली, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वे लड़कियां फिर बोली, तो ठीक है, हम तुम्हें ही खा लेते हैं। यह सुन जानवी घबरा जाती है। डर से उसके पसीने छूट जाते हैं। वे सभी उसके तरफ बढ़ने लगती है। जानवी कहती है, अब मैं क्या करूं? इन्हें कैसे रोकूं? ये तो मुझे मार डालेंगी। माँ, मेरी रक्षा करो। तभी एक आवाज आती है, रुको, पीछे हटो वहां से। उनकी आवाज सुन वे सभी डर से गायब हो जाती है। जानवी ने सामने देखा कि एक काले कपड़े में 60 वर्ष की बूढ़ी औरत डंडे के सहारे खड़ी है। वह इशारे में उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। जानवी उसके पीछे हो लेती है। वह बोलती है, तुम में बहुत हिम्मत है। हर चुनौतियों का सामना कर आखिर तू यहाँ तक पहुँची गई, वरना यहाँ आते तो बहुत है, लेकिन अपने डर से हार जाते हैं। बोल, क्या मदद कर सकती हूँ तेरी? जानवी ने उन्हें सारा सच बताया। वह बोली, इसके लिए मुझे तंत्र साधना करना होगा और तुझे अपने खून की आहुति देनी होगी। बोल, मंजूर है तुझे? जानवी ने हाँ में सिर हिलाया। इधर रेखा जी, जो राघव को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती है, यह देख मंदिरा गुस्से से लाल हो जाती है। जी करता है इस बूढ़ी का सारा खून चूस जाऊं, लेकिन मैंने ऐसा किया तो सभी को मुझ पर शक हो जाएगा। पहले से ही उस बिंदिया को लेकर मुझे सभी शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन यदि मैं राघव से ऐसे ही दूर रही तो वह मेरे वश से आजाद हो जाएगा। मुझे काली अमावस्या तक इन सबको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कर ले बूढ़ी, जितना करना है कोशिश कर ले। रात का समय तो मेरा होगा, फिर वो मेरी बाहों में और मैं उसकी बाहों में। राघव अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं ठीक हूँ, अब ऐसे मेरे लिए इतना चिंता मत कीजिए। अब खुद का भी तो ख्याल रखिए। जब से आया हूँ बस मेरे ही पास रहती हैं। माँ हूँ ना बेटा, तेरी चिंता करना मेरा अधिकार है। राघव ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी माँ। मैं जो कहने वाला हूँ वह सुन आपको बहुत दुख पहुँचेगा। रेखा जी ने पूछा, बोल ना, क्या बात है? माँ, मैं मंदिरा से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे अब तक ऐसा लगा था कि मैं जानवी से प्यार करता हूँ, लेकिन मंदिरा के आने के बाद मुझे सच्चे प्यार का एहसास हुआ है। मैं एक पल के लिए खुद को उससे दूर नहीं कर पाता हूँ। रेखा जी को अपने बेटे की बातें सुन बिल्कुल हैरानी नहीं होती है, क्योंकि वह जानती थी कि उनका बेटा मंदिरा के वश में है और वह जो भी बोल रहा है वह मंदिरा के कहने पर ही। वह बोली, इस बारे में अभी बात करने का समय नहीं है बेटा, तुम पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ, फिर हम बैठकर बात करेंगे इस बारे में। इधर रुद्रानी माँ ने एक बहुत बड़े पात्र में जल डालकर उसके चारों तरफ घेरा बनाकर जानवी से बोली, मैं इस पात्र को जागृत करूंगी अपने तंत्र की विद्या से। जब मैं तुम्हें इशारा करूंगी तो तुम अपने खून की कुछ बूंदे इस पात्र में गिराओगी। गिराते समय उस काली शक्ति का ध्यान कर उसका नाम का उच्चारण करना होगा, लेकिन डरना बिल्कुल तुम नहीं। यह प्रक्रिया करते समय तुम्हें बहुत सारी आत्माएं डराने की कोशिश करेगी, वह तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम अपना ध्यान लगा कर रखना, उनकी बातों में मत आ जाना, वरना यह प्रक्रिया भंग हो जाएगी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। जैसे जैसे रुद्रानी माँ ने कहा, जानवी वैसा ही करती गई।
प्रक्रिया के अंतिम चरण में काफी तेज हवा बहने लगी। रुद्रानी माँ का पूरा शरीर थरथराने लगा। अजीब अजीब सी आवाजों ने जानवी को घेर लिया। कभी हंसने तो कभी रोने की आवाज आने लगी। यह देख जानवी को थोड़ा डर लगता, लेकिन राघव का सोच अगले ही पल खुद में हिम्मत जुटा लेती। कुछ पल बाद आया तूफान शांत हो गया। आवाजें बंद हो गई। रुद्रानी माँ ने आंखें खोल पात्र में देखा तो मंदिरा का चेहरा झलक उठा। वह जानवी से बोली, इस पात्र में देखो जानवी, तुम्हें उस काली शक्ति के बारे में मालूम चलेगा। जानवी ने उस पात्र में देखा तो मंदिरा किसी राजघराने में थी। उसकी पहनावा किसी राजकुमारी जैसी थी। यह देख जानवी ने पूछा, रुद्रानी माँ, यह तो मंदिरा ही है, लेकिन यह कौन सी जगह है? यह तो कोई राजमहल है, मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है। रुद्रानी माँ ने कहा, वह कोई साधारण बुरी शक्ति नहीं है, बहुत शक्तिशाली और बदले की आग में तपकर खतरनाक हो गई है। वह एक प्रेम पिशाचनी है। जानवी ने पूछा, यह कैसी पिशाचनी है? मैं तो पहली बार ऐसा नाम सुन रही हूँ, प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। रुद्रानी माँ ने कहा, वह एक प्रेम पिशाचनी है, 200 साल पुरानी पिशाचनी। वह कुंवारी लड़कियों का खून पीकर अपनी सुंदरता को, अपने यौवन को नया करती है। यह सुन जानवी को सिवान में हो रही रस्मी तरीके से लड़कियों की मौत याद आ गई। वह बोली, अब मुझे समझ में आया कि सिवान में लड़कियां क्यों गायब हो रही थी। यह मंदिरा ही उन्हें गायब करी थी। रुद्रानी माँ ने कहा, हो सकता है। ऐसी काली शक्तियां नरक के देवता असुरासुर को अपना स्वामी मानती है, उनकी सच्ची भक्त होती है। वह असुरासुर को प्रसन्न करने के लिए इन्हें बड़ा कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। फिर उन्हें जो चाहिए वह देता है, लेकिन बदले में वो भी उनसे कुछ लेता है। तो क्या मंदिरा उस असुरासुर को खुश करने के लिए यह सब कर रही है? रुद्रानी माँ ने कहा, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा राघव अब उस मंदिरा के वश में है, पर पूरी तरह से नहीं। राघव का दिमाग पर मंदिरा का कब्जा है, क्योंकि कोई भी काली शक्ति को यदि किसी को वश में करना पड़ता है, वह उसके दिमाग को ही अपने वश में कर सकती है। जानवी ने कहा, यानी कि राघव के दिल में अभी भी मैं ही हूँ, तभी तो वो मुझे देखकर इमोशनल हो जाता था। यदि मैं कोशिश करूँ कि राघव अपने दिल की आवाज को सुन उस मंदिरा के वश से आजाद हो सकता है ना रुद्रानी माँ? वह बोली, बिल्कुल, मन की शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है। तुम्हें तुम्हारे राघव की मन की शक्ति को जागृत करना होगा, लेकिन यह सब होगा कैसे रुद्रानी माँ? वह बोली, कोई भी समस्या का समाधान उसके जड़ में होता है जानवी, तुम्हें उसके जड़ तक पहुंचना होगा, और यह तुम्हें आने वाली काली अमावस्या से पहले ही करना होगा, क्योंकि आने वाली काली अमावस्या के दिन वह तुम्हारे राघव से शादी कर उसे पूरी तरह से वश में कर लेगी। फिर मैं क्या, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आने वाली काली अमावस्या के दिन? मैं कुछ समझी नहीं। काली अमावस्या के दिन बुरी शक्तियों की शक्ति चरम सीमा पर होती है। वह कोई भी अपना शुभ कार्य करने के लिए उस अमावस्या के दिन को ही चुनती है। जानवी ने पूछा, और यह काली अमावस्या के दिन कब होती है? रुद्रानी माँ ने कहा, यह दिवाली के समय आती है। यह काली अमावस्या के दिन कई सालों बाद इस साल आने वाली है, यानी कि मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि दिवाली में तो मात्र 1 महीना का ही समय है। हाँ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। उससे पहले ही तुम्हें मंदिरा का माया जाल को तोड़ना होगा, और उसका सच पता करने के लिए तुम्हें उसके अतीत में जाना होगा। जानवी ने पूछा, लेकिन वो मेरे राघव के पीछे क्यों पड़ी हुई है? उसका क्या मकसद है? तुम्हारे इन दोनों सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, वह तुम्हें खुद ही मालूम करना होगा। लेकिन हाँ, मैं यह जरूर कहूंगी कि उसे हराना आसान नहीं होगा। वो भी तुम्हारी तरफ प्रेम में ही है। माना कि उसका प्रेम छल, माया, मोह और सुंदरता से भरा हुआ है, लेकिन है तो प्रेम, इसलिए उसे वही लड़ पाएगा जो उसके प्रेम को अपने सच्चे प्रेम से मात देगा। जानवी ने कहा, मैं उसे हराऊंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन उसे उसके गंदे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। रुद्रानी माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चा प्रेम दिखता है, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगी। यह 2 लॉकेट है, यह मेरे जीवन भर की साधना का फल है। यह कोई मामूली नहीं है, तंत्र और मंत्र से बनी हुई है। इसे एक तुम धारण करना और एक उस मंदिरा के गले में डालना, लेकिन यह लॉकेट तभी तुम उसके गले में डाल सकती हो जब उसकी शक्तियाँ कमजोर हो।
क्योंकि यदि उसने इस लॉकेट को पहचान लिया तो यह लॉकेट की शक्ति को वो अपने वश में कर लेगी। फिर तुम उसकी सच्चाई नहीं जान पाओगी। और हाँ, जिस दिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे सच्चे मन से याद करना। तुम्हारी मदद के लिए मैं जरूर आऊंगी। अब तुम जाओ जानवी। जानवी वहाँ से निकल वापस पटना आ गई। वह रेखा जी का मंदिर में वेट करती है। रेखा जी उसे देखते ही गले लगा कर कहती है, शुक्र है बेटी कि तू ठीक है। मैं तो बहुत घबरा गई थी। कुछ पता चला उस मंदिरा के बारे में? जानवी ने उन्हें सारा सच बताई। आंटी, जब मैंने उस पात्र में मंदिरा को देखा तो मंदिरा जहाँ थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राजघराना हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा आंटी कि सिवान में या पटना में ऐसा कोई राजघराना नहीं है, क्योंकि उस राजघराने की बनावटें हम राजस्थान या मध्य प्रदेश में ही देखते हैं। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? उसकी बातें सुन रेखा जी चुप हो जाती है। आप चुप क्यों हो गई आंटी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ तो जानती है और मुझसे छुपा रही हैं। रेखा जी कहती है, बेटा यह सब छोड़ो, यह बताओ कि उस मंदिरा को हम अपने घर से कैसे निकाल सकते हैं। आंटी प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझसे कुछ मत छुपाइए, क्योंकि राघव का जान खतरे में है। राघव ही नहीं, पूरे परिवार का जान खतरे में है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसका क्या मकसद है यह हमें पता करने के लिए मुझे उसके जड़ तक जाना होगा। मुझे उसके अतीत में जाना होगा। रेखा जी कहती है, बेटा यह एक ऐसा राज है जिसके बारे में राघव तक को नहीं मालूम है। हम कौन हैं, हमारी क्या सच्चाई है, यहाँ किसी को नहीं मालूम है। इसलिए बेटा उचित समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात को समझो। यह अभी सही समय नहीं है, लेकिन अब तुम हमारे घर में हमारे साथ रहोगी, क्योंकि राघव उस मंदिरा से विवाह करना चाहता है। उसे रोकने के लिए तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। तू उसके सामने रहेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि राघव जरूर अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश करेगा, और यह देख मंदिरा कोई न कोई गलती जरूर करेगी जिससे उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाएगी। तब इस लॉकेट को उसके गले में डाल दिया जाएगा। ठीक है आंटी, मैं आपके साथ आपके घर में रहने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जानवी मन में सोचती है, आंटी क्यों छुपा रही है मुझसे? क्या है वो राज? इधर रात का समय मंदिरा राघव के कमरे में जाती है और फिर अपनी खूबसूरती और खुशबू से उसे वश में कर लेती है। राघव मेरी बात सुनो, तुम्हें अब अपने घर वालों को हमारी शादी के फैसले सुनाने होंगे। लेकिन राघव, हम शादी यहाँ से नहीं करेंगे, उसके लिए हमें भानगढ़ जाना होगा। राघव पूछता है, भानगढ़ यह कौन सी जगह है और हम वहाँ क्यों शादी करेंगे? राघव, भानगढ़ राजस्थान में है। तुम ज्यादा सवाल मत करो, जैसा मैं कहती हूँ बस तुम बिल्कुल वैसा ही करो। अगली सुबह जानवी उस घर में रहने के लिए आ जाती है। उसे देख मंदिरा परेशान हो जाती है, लेकिन राघव को बहुत दुख पहुँचता है। वह अपनी माँ से कहता है, जानवी को आपने यहाँ क्यों बुलाया है? उसे मुझे ऐसे देखकर बहुत तकलीफ होगा माँ। रेखा जी कहती है, जानवी अब हमारे साथ ही रहेगी बेटा, क्योंकि जानवी के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। रमाकांत जी भी कहते हैं, हाँ बेटा, जानवी बेटा अब हमारे साथ ही रहेगी। तब राघव गुस्से से कहता है, तो आप लोग भी मेरा एक फैसला सुन लीजिए। मुझे मंदिरा से शादी करना है, और हम शादी पटना से नहीं अपने पुराने राजघराने भानगढ़ से करेंगे। यह सुन रमाकांत, जानवी और रेखा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी बातें सुन रमाकांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेखा जी और वह एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगते हैं। राघव ने पूछा, भानगढ़, यह नाम सुनते ही आप चुप क्यों हो गए पापा? क्या है वहाँ ऐसा जो आपने कभी इस बारे में मुझे नहीं बताया? रमाकांत जी पूछे, तुम यह बताओ कि तुम भानगढ़ के बारे में क्या जानते हो? जो शब्द कभी हमारे लब पर नहीं आए वो तुम्हारे दिल में कैसे आ गए? मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे मंदिरा से विवाह उस भानगढ़ में ही करना है। यह बोल राघव गुस्से में वहाँ से चला गया। रमाकांत जी अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। रेखा जी, जो सच कई पीढ़ियों से दफन है वह राघव को कैसे मालूम हुआ? आपने बताया क्या? रेखा जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं उसे क्यों बताऊंगी? जो राज हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, मेरे बेटे को हमसे दूर कर सकता है, आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं उससे कहूंगी? जानवी ने पूछा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सी सच्चाई है जो आप लोग उसके नाम से ही इतने डर गए? मंदिरा उन्हें इतना डरा हुआ देख मन में सोचती है, उनके चेहरे पर यह डर देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है।
अभी तो डर की शुरुआत है, असली खेल तो भानगढ़ में होगी, जो तुम सब सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाली हूँ। रेखा जी ने कहा, जानवी बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। जानवी अपने कमरे में जाते समय उसका सामना मंदिरा से होता है। मंदिरा उससे पूछती है, बड़ी बेशरम हो, किस रिश्ते से आई हो यहाँ? मेरे राघव को मुझसे दूर करना चाहती हो? जानवी ने कहा, जिस रिश्ते से तुम यहाँ रहती हो कुछ ऐसा ही समझ लो मेरा भी। और तुम्हारा? वो मेरा राघव है, जिसके दिल में मैं बसी हूँ। अच्छा, बहुत बेवकूफ हो, सुना नहीं तुमने? राघव ने मुझसे शादी करने का फैसला लिया है और तुम उसकी लाइफ में कहीं नहीं हो। एक बात समझ लो जानवी, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें अपने आप को भी पहचानने में तकलीफ होगी। मंदिरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। यह देख जानवी ने चुप रहने में ही समझदारी समझी और वह वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई। वह कुछ सोचकर सब इंस्पेक्टर मनोज को कॉल लगाती है। उधर से मनोज पूछता है, हेलो बहन, कैसी हो तुम? क्या बात है, बहुत दिन बाद अपने भाई की याद आई? जानवी ने कहा, मनोज, जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ प्लीज उसे शांत होकर सुनना। मनोज जानवी का चचेरा भाई था। जानवी उसे सारा सच बताती है। मनोज उसे सुन शॉक्ड हो जाता है। वह बोली, तुम्हें राघव को अरेस्ट करना होगा। क्या? तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? किस बेसिस पर मैं उन्हें अरेस्ट करूं? मनोज ने पूछा। सुनो, तुम्हें इस केस में राघव को फंसाना होगा। कुछ इस तरह से तुम्हें अपने सीनियर्स को भरोसा दिलाना होगा। जब तक राघव वहां पर था तभी लड़कियों का रहस्यमयी तरीके से मौत होती थी और जिस एरिया में उनकी बॉडी मिली है वह एरिया राघव के क्वार्टर से महज 1 किलोमीटर ही दूर है। फिर यह भी तो सोचो, राघव के वहां से आने के बाद फिर कोई भी लड़की का रहस्यमयी तरीके से मौत नहीं हुई है। ऐसा क्यों? वह बोला, माना कि तुम सही कह रही हो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि सर मर्डरर है। यह बात तुम जानते हो और मैं जानती हूँ, पूरा सिवान नहीं। और तुम्हें बस कुछ दिनों के लिए उसे इस केस में उलझा कर रखना है ताकि वो मंदिरा से दूर रहे। प्लीज मेरी मदद करो। मनोज ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। मनोज अपने सीनियर्स को जानवी के दिए तर्क का सहारा लेकर राघव से इंक्वायरी के लिए ऑर्डर ले लेता है और सीधे राघव को अरेस्ट करने उसके घर पहुंच जाता है। उसे वर्दी में देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राघव ने पूछा, मनोज, तुम यहाँ बिना बताए? सब ठीक है ना वहाँ? सर, यू आर अंडर अरेस्ट, आपको इंक्वायरी के लिए हमारे साथ आना होगा। यह सुन रमाकांत जी पूछे, कैसी इंक्वायरी? सर, सिवान में रहस्यमयी मौत के केस में राघव सर हमारे सस्पेक्ट हैं, इसलिए इन्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। यह रहा कोर्ट का ऑर्डर। मनोज राघव को पेपर देते हुए कहा। यह सुन सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राघव को बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि जिस केस को सॉल्व करने के लिए वो खुद इन्वॉल्व था, आज इस केस में वो खुद सस्पेक्ट बन गया है। राघव को अरेस्ट कराने के पीछे क्या वजह हो सकती है जानवी की? आखिर क्या है उस जगह और उस राजघराने की सच्चाई? क्या छुपा रहे थे रमाकांत जी और रेखा जी? मंदिरा क्यों भानगढ़ में ही शादी करना चाहती है? क्या जानवी इन सारे कड़ियों को जोड़ते हुए सच का पता कर पाएगी या मंदिरा के बिछाए जाल में वो खुद उलझ के रह जाएगी? यह हम जानेंगे अगले भाग में। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।